चलो तो यार अपन लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 में अपन ने देखा था कि यार फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, उसके बाद ये देखा था कि उनको मेज़र कैसे करते हैं, उनको मेज़र करने के लिए यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। यूनिट्स हमारे क्या होते हैं यार, रेफरेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं कि जैसे अगर लेंथ नापना है तो लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको नापने के लिए हमने यूनिट क्या बना ली, मीटर, कि हाँ भाई इतने डिस्टेंस को हम एक मीटर बोलेंगे। तब कोई भी लेंथ को मैं इस 1 मीटर लेंथ से कंपेयर करके बताऊंगा कि अगर वो इसकी आधी है तो वो आधा मीटर है, वो इसकी 1/3 है तो वो 1/3 मीटर है, वो इसकी 10 गुना है तो वो लेंथ 10 मीटर है। तो यार यूनिट्स को हमने समझा था, फिर यूनिट्स के बाद यूनिट सिस्टम को समझा था कि एक यूनिट सिस्टम क्या करता है, पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनके कोरस्पॉन्डिंग यूनिट्स को डिफाइन करता है। फिर अपन ने देखा था यार अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने अलग अलग यूनिट सिस्टम बना लिए थे। तो यार अपन ने एक जनरल यूनिट सिस्टम बनाया था जिसको क्या बोला था, एसआई यूनिट सिस्टम, जो हमारे पास क्या है यार ग्लोबली एक्सेप्टेड है, जिसने एक कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफाइन किया है। ठीक है यार, लेकिन अब यार यूनिट्स के बाद में अपने चैप्टर का नाम तुम लोगों को याद होगा, अपने चैप्टर का नाम था यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन। जो अपना आज का चैप्टर है वो ज़्यादा फोकस कर रहा होगा इस डायमेंशंस वाले पार्ट के ऊपर। तो यार देखो यूनिट्स को अपन ने एक चीज़ और मैंने बताई थी कि यार दो टाइप की यूनिट्स होती है, एक होती है फंडामेंटल यूनिट, एक होती है डिराइव्ड यूनिट। जैसे मैंने बोला था कि यार स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यार स्पीड को अपन जो है डिस्टेंस और टाइम के टर्म्स में लिख पा रहे हैं, जहाँ पे डिस्टेंस और टाइम क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। जो ऐसा यूनिट्स ने 7 यूनिट्स बताई थी वो यूनिट्स क्या थी, फंडामेंटल। तो यार अगर अपन डिस्टेंस को 2 फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से डिराइव करके ला पा रहे हैं तो यार स्पीड हमारे पास क्या है यार, एक ये हमारे पास एक डिराइव्ड यूनिट है। तो यार हम हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप की डिफाइन कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम 2 टाइप में डिफाइन कर रहे हैं। एक है हमारे पास बेस क्वांटिटीज़, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरी हम डिफाइन कर रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में तुम चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर द सेट ऑफ क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड। दुनिया की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनको हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज़ की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो यार हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ है वो कौन सी है, यार बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास वो 7 क्वांटिटीज़ हैं जो क्वांटिटीज़ हमारे एसआई यूनिट सिस्टम ने डिफाइन करी है। ठीक है, क्या क्या है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, इसके बारे में लिख लो, दिस आर द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। ठीक है, इसका अपन कैसे समझ सकते हैं, जैसे स्पीड, स्पीड को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ स्पीड की तो यार स्पीड को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड को क्या लिख सकता हूँ मैं, डिस्टेंस। तो यार डिस्टेंस की पावर क्या है 1 और डिवाइडेड बाय टाइम, तो यार टाइम की पावर क्या है 1, तो उसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये टाइम की पावर -1 है। और क्या हो सकती है डिराइव्ड क्वांटिटी, तो यार डिराइव्ड क्वांटिटी और हो सकती है फोर्स या एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होता है, तो यार एक्सीलरेशन हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपने आप में क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम से डिफाइन हो रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम, है ना। और क्या हो सकता है, फोर्स हो सकता है। फोर्स क्या होता है यार, फोर्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं, मास इनटू
एक्सेलरेशन। यार हम लोग क्या बोल रहे हैं, मास एक बेस क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम है, टाइम क्या है, बेस क्वांटिटी है, वेलोसिटी अगेन किसकी मदद में लिखी जा सकती है, डिस्टेंस और टाइम के मदद से। तो यह पूरे फोर्स को मैं फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिख सकता हूँ। यार ऐसी क्वांटिटीज जो कि यार हमारे पास कैसे बनाई गई है, फिजिकल क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल सेट में से थी उनके कॉम्बिनेशन से, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये बात समझ में आता है यार, ठीक है। तो हमने अपने क्वांटिटीज को दो तरीके से डिफाइन कर दिया। और अब जो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है मैंने कि यार जैसे स्पीड को मैंने डिस्टेंस बाय टाइम के बजाय क्या लिख दिया, डिस्टेंस की पावर 1 टाइम की पावर -1। यहीं से अपन अपना कॉन्सेप्ट लेके आएंगे डायमेंशंस का। क्या डायमेंशंस अपन बेसिकली अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस की बात करें तो यार मैं ये बोलता हूँ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं बेस क्वांटिटी के कुछ पावर्स के कॉम्बिनेशन की तरह लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो यार मैं ये बोल सकता हूँ कि यार ये जैसे मेरे पास डिस्टेंस की पावर क्या है 1, टाइम की पावर क्या है -1, तो यार इसकी डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है 1 और टाइम की डायमेंशन क्या है -1। डायमेंशन और कुछ नहीं बल्कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर्स के टर्म्स में लिखा जाता है तो वो जिस बेस क्वांटिटी की जो पावर होती है वो उस बेस फिजिकल क्वांटिटी में उतनी डायमेंशन होती है। ये बात समझ में आती है। इसके अभी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखा दूंगा, लेकिन अभी पहले अपन डायमेंशन समझ लेते हैं एग्जैक्टली कैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ कि यार अगर मैं मास की बात कर रहा हूँ, ठीक है यार, मेरे को क्या करना है, मास के डायमेंशंस लिखने हैं। तो यार मास मेरे पास किन फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेगा, केवल मास के ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। भाई हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उनका कैरेक्टरिस्टिक ही क्या होता है कि यार वो किसी और क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं हो सकती है। या अगर मैं एक सेट को एक फंडामेंटल सेट बनाना चाह रहा हूँ तो उसकी कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी उस सेट की बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के टर्म्स में डिफाइन ना करी जा सके। मैं मास को लेंथ, टाइम या फिर टेम्परेचर या फिर मूल या फिर कैंडेला या एम्पियर के टर्म्स में नहीं लिख सकता हूँ। तो यार अगर मेरे को मास की डायमेंशन लिखनी है तो ये मास में डायमेंशन क्या है 1, लेंथ में क्या है 0, टाइम में क्या है 0। अगर मान लो मुझे लेंथ की डायमेंशन डिफाइन करनी है तो यार लेंथ की डायमेंशन क्या है, मास में 0, लेंथ में 1, टाइम में 0। अगर मेरे को स्पीड की डायमेंशन डिफाइन करना है तो यार स्पीड हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। मतलब ये हमारे पास किसके बराबर है, डिस्टेंस की पावर 1 टाइम की पावर -1। तो यार डिस्टेंस हमारे पास क्या है, तो ये वाली लेंथ वाली चीज़ है। लेंथ में हमारे पास यूनिट क्या है या डायमेंशन क्या है 1, टाइम में हमारे पास डायमेंशन क्या है -1, मास में हमारे पास डायमेंशन क्या है 0। तो यार अगर मुझे अपने स्पीड की डायमेंशन लिखनी है तो मैं मास में 0, लेंथ में 1 और टाइम में -1 लिखूंगा। ये बात समझ में आती है। अब यार ये जो मैंने फॉर्मेट लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के अंदर M, L और T लिखा है, जहाँ पे M मास को, L लेंथ को और T टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये डायमेंशंस लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। अब अगर मैं तुमको बोलूँ यार एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताओ तो यार एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी वाली फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अपने आप में वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपने आप में क्या होगी, तो यार इसके लिए अगर मैं देखूं तो यार चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी m0 l1 t-1। टाइम अपने आप में क्या होगा t1, लेकिन t की पावर 1 ऊपर जाके t की पावर -1 बन जाएगी, t की पावर -1 इंटू -1 t की पावर -2 बन जाएगी। तो ये m0 l1 t-2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई यार एक्सेलरेशन की डायमेंशन। इसको ऐसा भी लिख सकते हो यार, अपने पास स्पीड की जो यूनिट थी वो क्या थी, मीटर पर सेकेंड, मीटर की पावर 1, सेकेंड की पावर -1। एक्सेलरेशन की यूनिट अगर मैं एकदम फंडामेंटल से लिखूं तो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर की पावर लेंथ की पावर 1, सेकेंड की पावर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं पर सेकेंड की पावर -2 तो t की पावर -2। तो यार अगर तुम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके एकदम फंडामेंटल यूनिट्स में भी लिख दोगे ना यार, तो मीटर की जो पावर आ रही है वही लेंथ है, सेकंड की जो पावर आ रही है वही उसकी टाइम की डायमेंशन है। क्या ये बात समझ में आती है यार।
अगर मैं तुमको बोलूँ कि यार एरिया के लिए बताऊँ कि इसके लिए डायमेंशन क्या होगी, तो यार एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। अच्छा यार लेंथ को किस में नापते हो, लेंथ में। विड्थ को किस में नापते हो, लेंथ में। तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m0 l1 t0, और विड्थ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 l1 t0 क्या बन जाएगा, m0 l2 t0। तो यार ये हमारे पास क्या होगी, डायमेंशन ऑफ एरिया। ये बात समझ में आती है। तो डायमेंशन का होप करता हूँ कि थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा कि डायमेंशन अपन कैसे निकालते हैं। तो यार एक काम करो, डायमेंशन की प्रॉपर डेफिनेशन लिख लो और हेडिंग डाल लो आज के लिए वही डायमेंशंस। डायमेंशंस में लिखना, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल और बेस फिजिकल quantities. The powers or exponents to which the base quantity should be raised to represent a physical quantity is the dimension of that physical quantity. ठीक है यार। तो यार अगर अपन को डायमेंशन लिखना है तो यार अपन जो अभी पहली एक्टिविटी कर रहे हैं आज वो ये है कि अपन अलग अलग चीज़ के डायमेंशंस लिख रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी, उसका एब्रीवेशन लिख रहा हूँ मैं, मतलब कोई इन जनरल एब्रीवेशन नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ ये बस, है ना। चलो सबसे पहले मास की डायमेंशन बताओ। तो यार मास की डायमेंशन, मास में 1, लेंथ में 0, t में 0। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ लिख देता हूँ और यहाँ पे फिर उनके डायमेंशंस लिख देंगे अपन। ठीक है, मास के, लेंथ की, टाइम की, एरिया का, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। पहले इनके डायमेंशंस लिखते हैं। तो यार हमारे पास मास की डायमेंशन क्या होगी यार, तो यार मास की डायमेंशन होगी, ये मास में तो 1 होगा, लेंथ में 0 होगा, टाइम में 0 होगा। लेंथ की डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, मास में 0, लेंथ में 1, टाइम में 0। टाइम क्या होगा, मास की पावर 0, लेंथ की पावर 0, टाइम की पावर 1। ऐसे भी लिख सकते हो यार, इसकी यूनिट क्या थी, केवल मीटर, जो कि सॉरी मास की यूनिट क्या थी, केवल केजी। केजी क्या आती है, मास में आती है। तो यार हमारे पास केजी की पावर क्या है 1, तो मास में डायमेंशन क्या है 1, मीटर में पावर क्या है 0, तो यार लेंथ में डायमेंशन क्या है 0, सेकंड में पावर क्या है 0, सेकंड में डायमेंशन क्या है, टाइम में डायमेंशन क्या है 0, है ना। इसकी यूनिट की बात करूँ तो इसकी यूनिट होती है मीटर, जो कि केवल लेंथ की पावर 1 है, केजी की पावर 0 है, सेकंड की पावर 0 है, इसके लिए यूनिट होती है सेकंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एरिया, एरिया अपने पास होता क्या है, तो यार एरिया होता है अपने पास लेंथ इंटू विड्थ। अब यार अगर लेंथ इंटू विड्थ लिख रहा हूँ तो यार लेंथ हमारे पास क्या है, m0 l1 t0, विड्थ हमारे पास क्या है, m0 l1 t0। तो यार ये ओवरऑल हमारे पास क्या बन जाएगा यार, m0 l2 t0। अब देखो तो यार इसके लिए हमारे पास जो यूनिट बनती है वो क्या बनती है भाई, एरिया को मीटर स्क्वायर में नापते हैं। मीटर लेंथ की डायमेंशन है, मीटर का क्या है स्क्वायर, लेंथ की क्या होगी डायमेंशन 2, सेकंड का क्या है पावर 0, टाइम की डायमेंशन 0, केजी की पावर क्या है 0, तो यार मास की डायमेंशन क्या है 0। वॉल्यूम की बात करें तो यार ये लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे लेंथ अपने पास 3 बार आ गया, m0 l3 t0। इसकी यूनिट की बात करूँ तो यार इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है भाई, अपन मीटर क्यूब में नापते हैं, है ना। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। डेंसिटी के लिए अगर अपने को लिखना है तो यार डेंसिटी अपने पास क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। तो यार इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मास m1 l0 t0, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है m0 l3 t0।
तो इसकी डायमेंशन अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी डायमेंशन अपन लिख सकते हैं, अब m तो 1 ही रहा लेकिन ये l ऊपर जाके -3 बन गया, तो ये क्या हो गया m1 l-3 t0। ये डायमेंशन किसकी हो गई यार हमारे पास, डेंसिटी की। अच्छा तुम्हें पता होगा डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब को ऐसा भी लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर -3। तो यार इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था यार kg की पावर 1, kg क्या है मास, तो मास की पावर 1, मीटर की पावर -3, मीटर क्या है लेंथ, l की डायमेंशन -3। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, चलो तो यार आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी के बारे में लिखते हैं। तो यार वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा m0 l1 t0, टाइम हमारे पास क्या होगा m0 l0 t1। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं m0 l1 t-1। अब यार बार बार इतना लंबा लिख के सॉल्व करने के बजाय अपन इसको डायरेक्ट सोचने की कोशिश करो। कैसे भाई, भाई अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट में 1 है, टाइम में -1 है, तो यार मास वाला टर्म तो होगा नहीं, l1 t-1। अच्छा एक बात और, मैं चाहूँ तो इसको l1 t-1 भी लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको m0 l1 t-1 भी लिख सकता हूँ। बोथ नोटेशन आर इक्वली करेक्ट। ठीक है यार, अगर मेरे पास किसी चीज़ की पावर 0 है तो मैं उसे लिखना ओमिट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपने वेलोसिटी की डायमेंशन m0 l1 t-1 लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो l1 t-1 लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो m0 l1 t-1, एम्पियर की पावर 0, केल्विन की पावर 0, मोल की पावर 0, कैंडेला की पावर 0, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये तीनों नोटेशन ऑफ राइटिंग दी डायमेंशन आर इक्वली करेक्ट। ये बात समझ में आती है यार? ठीक है, जनरली हम लोग इसको MLT के टर्म्स में लिखते हैं, क्यों? क्योंकि तुम लोगों को अभी जो इस वक्त पे क्वांटिटीज एनकाउंटर होगी वो ज़्यादातर हमारे पास मोल, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला से इंडिपेंडेंट होगी। तो यार अपन केवल m, l और t की पावर्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें कहीं दिख रहा है कि किसी की पावर 0 है तो तुम बेझिझक उसको जैसे m1 l0 t0 लिखने के बजाय केवल m1 लिख करके भी काम खत्म कर सकते थे। ठीक है यार, बात समझ में आती है? चलो तो यार आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखते हैं। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास क्या होगी? अच्छा पहले तो वेलोसिटी का यूनिट लिख देते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड को क्या लिख सकता हूँ, मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है यार, एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यार ऊपर वाली फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी टाइप की चीज़ है, नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, टाइम है, ऊपर वाली क्या है l1 t-1, नीचे वाली क्या है t1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा l1 t-2। अब अगर इसकी यूनिट पे ध्यान दो तुम लोग, तो यार इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आती है? इनफैक्ट भाई यहाँ पे भी डेंसिटी में भी इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब ये तो बेसिक तुमको समझ में आए इसके लिए मैंने प्रोसेस बता दी, वरना अपना थिंकिंग प्रोसेस कैसे रखना है यार, थिंकिंग प्रोसेस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचेंगे अपन कि यार ये हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो अगर वॉल्यूम नीचे है तो ये ऊपर आके l-3 बन जाएगा। तो अपन इसकी जो यूनिट है इसकी जो डायमेंशन है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, मास न्यूमरेटर में पावर 1 के साथ है, वॉल्यूम क्या होता है l³ होता है जो डिनोमिनेटर में, तो ये m1 l-3 हो जाएगा। और देखें तो यार इसकी यूनिट है भी क्या यार, kg पर मीटर क्यूब। क्या ये बात समझ में आती है यार? ठीक। अच्छा अगर अपन आगे और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन की बात करें तो अगला लिख के बताओ तुम लोग, फोर्स के लिए, उसके बाद लिख के बताना वर्क के लिए, उसके बाद लिख के बताना एनर्जी के लिए। ठीक है, चलो उसके बाद में फिर कुछ नया सीखेंगे अपन, है ना। मतलब करेंगे तो यही कि अपन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशन देखेंगे, लेकिन एक बार एनर्जी तक पहुंच जाओ फिर अपन कुछ नई चीज़ें देखेंगे। ठीक है यार, तो अपन चालू करते हैं फोर्स से। ठीक, अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो यार फोर्स हमारे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यार मास इंटू एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया यार,
m1 और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन की डायमेंशन। देखो यार ऐसा भी लिख सकता हूँ, फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन हमारे पास किसके बराबर होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन की डायमेंशन के बराबर। इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास मास की डायमेंशन इनटू एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी। ठीक है यार। अब अगर इस देखो चीज़ को देखूँ तो मास की डायमेंशन क्या है, m1, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, L1t - 2। तो यार हमारे पास फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, m1 L1t - 2। ये हो गई हमारे पास फोर्स की डायमेंशन। क्या बात समझ में आती है। तो यार अगर इस तरीके से लिखें तो यार फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, m1 L1t - 2। अच्छा अगर इसको मैं ऐसा देखूं तो यार मास क्या है, kg, एक्सीलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यार इसकी यूनिट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ यार, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg की पावर 1, मीटर की पावर 1, सेकेंड की पावर -2, टाइम की डायमेंशन -2, लेंथ की डायमेंशन 1, मास की डायमेंशन 1। बात समझ में आती है। लेकिन यार अब देखो एक चीज़ और कि यार अपन जब फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स के अपन जो SI यूनिट है उसको क्या मान लेते हैं, 1 न्यूटन। कि यार अब देखो बार बार इतनी लंबी यूनिट तो लिखने में प्रॉब्लम जाएगी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यार अपन ऐसा बोल देते हैं कि यार 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1 न्यूटन। तो यार अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट ऐसे न्यूटन के फॉर्म में लिखी है तो हमें इंट्यूशन नहीं हो पाएगा कि यार इसकी डायमेंशन क्या है। लेकिन अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बेस यूनिट्स के पावर में लिखी है तो उनकी मदद से मैं अपने डायमेंशंस का इंट्यूशन लगा सकता हूँ। क्या ये बात समझ में आती है। ठीक। तो यार हमको डायमेंशंस पता करने के लिए हमेशा यूनिट्स के ऊपर निर्भर नहीं करना है। अब भाई वर्क की यूनिट होती है जूल, जूल देख के अपने को नहीं आइडिया लग रहा है कि वो किन बेस क्वांटिटीज़ की यूनिट्स की पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो यार अपने को जब भी डायमेंशन निकालना है तो अपने को किसके ऊपर निर्भर करना है, किसके ऊपर डिपेंड करना है, उस क्वांटिटी के बेसिक फॉर्मूले पे कि यार फोर्स हमारे पास क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बात समझ में आती है यार। ठीक। तो यार ऐसे ही अगर अब मैं तुमको बोलूँ कि यार वर्क के लिए मेरे को यार इसकी डायमेंशन निकाल के बताओ, तो यार वर्क की डायमेंशन क्या होगी हमारे पास, 10th। तो यार वर्क की जो हमारी डायमेंशन होगी, तो यार वर्क हमारे पास होता क्या था, तो यार वर्क होता था हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यार फोर्स की हमारे पास क्या है, m1 L1t - 2। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, L1 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, m1 L2t - 2। तो यार वर्क की डायमेंशन अपन क्या लिखेंगे, m1 L2t - 2। अब यार अगर इसको लिखना हो तो यार इसकी यूनिट अपन क्या लिखेंगे, कायदे से अगर बेस यूनिट्स में लिखे तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जैसे इसको अपन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह कई बार न्यूटन लिख देते हैं तो इसको अपन क्या लिख देते हैं, जूल। ये बात समझ में आती है। लेकिन यार एक और बढ़िया बात अपने को पता चली कि यार अगर दो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स सेम हैं तो यार क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उनकी डायमेंशन सेम होगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वर्क जो है उसकी यूनिट है जूल, और जूल अपने आप में कैसे बनता है यार, तो यार अपने पास एक जूल होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यार हमारे पास एक जूल अगर बेस यूनिट में ऐसा है तो अगर मैं वर्क की बात करूँ तो यार वो भी 1 जूल है, एनर्जी की बात करूँ तो वो भी 1 जूल है, और 1 जूल क्या है, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यार मेरे पास जो वर्क की डायमेंशन है वही डायमेंशन मेरे पास किसकी आ जाएगी यार, एनर्जी की। ये बात समझ में आती है। तो यार हम लोग इसकी मदद से क्या बोल सकते हैं कि यार एनर्जी की जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन वही होगी जो डायमेंशन हमारे पास वर्क की है, यानी कि m1 L2t - 2। चलो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा यार, इसका तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं, अपन एनर्जी को ऐसे ही बोल दिया वर्क के जैसा हो जाएगा, जूल से अपन ने देख लिया। चलो डिराइव करना है एनर्जी को। तो यार देखो अब मैं ये बोल रहा हूँ एनर्जी भी कई फॉर्म की होती है,
हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन डायमेंशंस का जो खेल है, जो डायमेंशंस की स्पेशलिटी है वो ये है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी डायमेंशन एक पर्टिकुलर होगी। अगर तुम्हारे पास एक एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी है तो वो किसी भी फॉर्म में मैनिफेस्टेड क्यों ना हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, या चाहे वो हीट एनर्जी हो, हर प्रकार की एनर्जी की डायमेंशन, वो एनर्जी चाहे कहीं से भी आई हो, वो एनर्जी की डायमेंशन क्या मिलेगी? सेम, m1l2t-2। क्या ये बात समझ में आती है? डायमेंशंस हमारे लिए कई बार इंपॉर्टेंट भी इसीलिए हो जाते हैं कि हम डायमेंशंस देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ना। जैसे एक बात बताओ, एनर्जी को मैंने जूल के हिसाब से देखा तो जो वर्क की डायमेंशन थी वही मैंने क्या लिख दी? एनर्जी की डायमेंशन। चलो मैं तुमको बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी के लिए डायमेंशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। यार काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। यार अब एक बात समझो, ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है, इसमें हाफ क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। यार ये नंबर की तो कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो किसी के मास, वॉल्यूम, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा है ना यार। 2 किलो के ऑब्जेक्ट को मैं 2 मीटर पर सेकंड से फेंकूं कि 5 किलो के ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, क्या ये हाफ एम वी स्क्वायर में हाफ में अंतर आएगा? नहीं। तो यार ये हाफ वाली चीज डायमेंशन किसी भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो यार अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस लिखनी है तो यार काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस कायदे से हमारे पास क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर की डायमेंशन, जो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ एम इंटू डायमेंशन ऑफ वी का स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ एम क्या होगा? m1। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? l1t-2। और इस चीज़ का हम लोग सॉरी वेलोसिटी का क्या होगा? m1l1t-1। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे? m1। इसको क्या लिखेंगे? l2t-2। इसको क्या लिखेंगे? m1l2t-2। तो यार मैं चाहे इसको जूल के साथ कंपेयर करके देखूं, एनर्जी की डायमेंशन क्या मिली? m1l2t-2। चाहे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर लगा के देखूं, मेरे को डायमेंशन क्या मिली? m1l2t-2। क्या ये बात समझ में आती है? क्यों? क्योंकि एनर्जी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है। अब वो किसी भी फॉर्म में मैनिफेस्टेड हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, हमें फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी एनर्जी होती है। एनर्जी की डायमेंशन m1l2t-2 ही होगी। इनफैक्ट जब अपन आगे पढ़ेंगे तो यार अपन हीट एनर्जी का कई बार फॉर्मूला देखेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे। उन सारे फॉर्मूलों पे अगर तुम ऐसा ही काम करो जैसे इस हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्मूले पे लगा के डायमेंशन निकालिए, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी है तो उसकी डायमेंशन हमेशा m1l2t-2 आएगी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, चलो तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? मतलब मैं भाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट्स लिख दे रहा हूँ, लेकिन तुम अपनी कॉपी में या जहाँ पे भी लिख रहे हो वहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी के साथ में डेरिवेशंस भी लिखते चलो। और यार ये डेरिवेशंस रटने या याद नहीं करने हैं, ये तुम्हें अपने आप को इतना लॉजिकल एप्टीट्यूड में इतना सही बनाना है कि ये चीज़ें तुम खुद से सॉल्व कर पाओ, है ना। चलो तो यार काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन लिखूँ अगर मैं, तो वो हमारे पास क्या आई? m1l2t-2। चलो पोटेंशियल एनर्जी में तुम लोगों ने 10वीं तक में अगर कुछ पढ़ा होगा तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि यार पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी के कारण कितनी होती है? mgh, जहाँ पे m क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या होता है? हाइट। जैसे अगर ये मार्कर है, मान लो ये फ्लोर है, ये मार्कर है, तो अगर ये मार्कर यहाँ से h हाइट ऊपर है तो यार इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। कितनी है? इसका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू फ्लोर से इसकी हाइट। ठीक है यार, तो यार अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन mgh की डायमेंशन के बराबर होगी। चलो मास की डायमेंशन m1, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन वाली चीज है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या थी? l1t-2। और हाइट अपने पास क्या होती है? लेंथ ही तो होती है। तो यार लेंथ की डायमेंशन क्या है? l1। तो यार पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या मिल गई? m1l2t-2। ये हो गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की
डायमेंशंस, है ना। अब यार ये भी है क्या है, तो एनर्जी, तो इसकी डायमेंशन भी क्या आई, m1l2t-2। तो यार एक तरह से मैंने तुमको 3 तरीके से वेरीफाई करवा दिया मेरे स्टेटमेंट को कि एनर्जी तो भाई एनर्जी है, एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है, उसका कोई भी सोर्स हो, वो किसी भी फॉर्म में हो, उसकी जो डायमेंशन रहेगी वो यही रहेगी। क्या ये बात समझ में आती है? तो यार हम लोग क्या बोल सकते हैं यार कि यार अगर पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन लिखनी है तो यार वो भी हमारे पास क्या है, m1l2t-2। इन सब की यूनिट्स हम क्या लिख सकते हैं, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या क्या लिख सकते हैं, जूल। ठीक है यार, चल। अच्छा, इससे एक फ़ायदा और ये होता है कि अब अगर कल को कोई बोले कि मैंने एक नया फॉर्म ऑफ एनर्जी निकाला है और वो उस एनर्जी का फॉर्मूला दे दे, ठीक है, बोल दे कि यार ये एनर्जी का फॉर्मूला है, तो अगर ये एनर्जी का फॉर्मूला है तो उसको अपन वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो फॉर्मूले जो फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं उनकी डायमेंशन मल्टीप्लाई और डिवाइड हो करके ये m1l2t-2 बन रही है। अगर बन रही है तो चांसेस है कि वो फॉर्मूला सही है, अगर नहीं बन रहे हैं तो यार उसने फॉर्मूला गलत निकाला है, ये अपन श्योर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगली फिजिकल क्वांटिटीज़ कुछ लेते हैं जिनकी डायमेंशन कैलकुलेट करवाऊंगा। अच्छा, इनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी जिनका नाम हो सकता है कि तुमने पहले ना सुना हो, तो यार कोई बात नहीं, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा कि उनका फॉर्मूला क्या होता है। जब तुम्हें उनका फॉर्मूला पता लग जाएगा तो फिर तुम वो कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, 10th तक में जब तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो यार तुमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी को क्या पढ़ा होगा, Gm1m2/r² पढ़ा होगा ऐसा कि यार फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू पहले बॉडी का मास इनटू दूसरी बॉडी का मास डिवाइडेड बाय दोनों बॉडीज के बीच की दूरी का स्क्वायर। अब भाई यार ये वाली इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए। मतलब क्या कि यार अगर यहाँ पे मैं फोर्स की डायमेंशन बोल रहा हूँ m1l1t-2, तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी क्या बननी चाहिए, m1l1t-2। अब यार m की डायमेंशन पता है, m2 की डायमेंशन पता है, r की डायमेंशन पता है, लेकिन अब g की डायमेंशन कुछ ऐसी सेटअप हो जाएगी कि राइट हैंड साइड की पूरी डायमेंशन क्या बन जाएगी, फोर्स की डायमेंशन। तो यार अगले डायमेंशन में तो मैं जो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा हूँ वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, इसकी डायमेंशन बताओ। देखो यार, डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए यूनिट अगर अपने को एकदम बेस क्वांटिटीज़ के टर्म्स में पता है तो अपन लिख ही सकते हैं, लेकिन हमें निर्भर किसके ऊपर करना है कि यार जिस भी चीज़ की फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन पूछी गई है उससे रिलेटेड हमें कोई फॉर्मूला पता हो, जिस फॉर्मूले की मदद से उसको मैं बाकी लोगों के टर्म्स में लिख सकूं और वहां से मैं उसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के पावर देख करके डायमेंशन बता सकूं। जैसे अगर मैं तुमको बोल दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की डायमेंशन बताओ, तो मुझे पता है कि फोर्स किसके बराबर है, Gm1m2/r² के। तो यार अगर मैं वो कैपिटल G के लिए डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो यार मैं क्या करूंगा, यार पहले कैपिटल G इक्वल टू जो भी बन रहा है वो पूरा बना लूंगा। चलो बना लेते हैं। ठीक है, अपन क्या बोलते हैं कि यार यहीं से मैं लिख सकता हूं कि कैपिटल G किसके बराबर है, फोर्स इंटू r² ओवर m1m2 के। तो यार अगर डायमेंशनली देखूं तो यार हमारे पास जो G की डायमेंशन होनी चाहिए वो F की डायमेंशन, R की डायमेंशन का स्क्वायर, m1 की डायमेंशन इंटू m2 की डायमेंशन होना चाहिए। फोर्स की डायमेंशन क्या है, m1l1t-2। R क्या है, दो मासेस के बीच का सेपरेशन। भाई ये फॉर्मूला अगर याद हो तो यार अगर ये मास m1 था, ये मास m2 था और इनके बीच की जो दूरी थी वो r थी, तो ये लोग एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मारते थे, F, जो कितना होता था Gm1m2/r²। तो यार ये r हमारे पास होता क्या था, m1 और m2 के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या हो गया यार, L का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में m1 मास है, m1 है, दूसरे वाला बंदा भी मास है, उसकी डायमेंशन भी m1। चलो भाई, m1 की एक डायमेंशन से m1 की एक डायमेंशन का हिसाब हो गया। ये m1 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो m-1। L1 और L² का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, L3, और ये क्या आ जाएगा t-2। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो क्या बन जाएगा, m-1
L3 T माइनस 2। तो यार अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है तो वो क्या है, मास में -1, लेंथ में 3, टाइम में -2। क्या ये बात समझ में आती है? तो यार अगर इसकी डायमेंशन लिखनी है तो यार इसकी डायमेंशन को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसकी डायमेंशन को हम लिख सकते हैं m-1 L3 T माइनस 2। और कुछ डायमेंशंस हैं वो कैलकुलेट करके बताओ। जैसे कैलकुलेट करके बताओ यार प्रेशर की डायमेंशन। प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी? तो यार याद करो यार, प्रेशर का कोई फॉर्मूला होता था, प्रेशर कैसे निकलता था? तो यार प्रेशर निकालने का तरीका क्या होता था? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यार अगर मेरे को प्रेशर की डायमेंशंस लिखनी है तो प्रेशर की डायमेंशंस हमारे पास क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन ओवर एरिया की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन क्या है, m1 L1 T माइनस 2। एरिया की डायमेंशन क्या है, लेंथ का स्क्वायर यानी कि L2। तो यार प्रेशर की जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी m1 L माइनस 1 T माइनस 2। तो यार प्रेशर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 L माइनस 1 T माइनस 2। क्या ये बात समझ में आती है? चलो आगे बढ़ते हैं। पावर की डायमेंशन बताओ। तो यार पावर हमारे पास क्या होता था, तो यार पावर को अपन लिखते थे कि ये रेट ऑफ डूइंग वर्क है, या वर्क डन पर यूनिट टाइम है, या एनर्जी स्पेंट पर यूनिट टाइम है। यही तो होता है। अगर मैंने 1 सेकंड में 10 जूल का वर्क कर दिया तो मेरी पावर क्या हो गई, 10 जूल पर सेकंड, कि मैं 10 जूल पर सेकंड का वर्क कर दे रहा हूँ, या मैं 10 जूल पर सेकंड के रेट से एनर्जी को डिसिपेट कर दे रहा हूँ। तो यार हमारे पास पावर है क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन या अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। तो यार अब अगर अपने को इसकी डायमेंशन देखनी है तो ये पावर की डायमेंशन क्या होगी, एनर्जी की डायमेंशन बाय टाइम की डायमेंशन। एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी यार, तो यार अभी देखा था m1 L2 T माइनस 2। टाइम की डायमेंशन क्या होगी यार, T1। तो यार हमारे पास जो पावर की डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी यार, m1 L2 T माइनस 3। पावर की डायमेंशन क्या हो जाएगी यार, m1 L2 T माइनस 3। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? चल अच्छा, अब एक और बात करते हैं, करंट की डायमेंशन क्या होगी। बहुत ही सिंपल सवाल हो गया यार। क्यों? क्योंकि करंट हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी। अगर करंट बेस क्वांटिटी है तो यार उसको मैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मोल, कैंडेला के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। तो यार करंट की बेस क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एम्पियर की पावर 1 ही हो जाएगी, है ना यार। तो यार अगर करंट की बेस क्वांटिटी लिखनी है तो यार अपन लिख सकते हैं कि वो मास में 0, लेंथ में 0, टाइम में 0, एम्पियर में 1, केल्विन में 0, मोल में 0, कैंडेला में 0। तो यार इतना लंबा लिखने के बजाय इसको सीधा एक बार में लिख देते हैं कि यार हमारे पास करंट जो है इसके लिए हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या होगी, A1। अब देखते हैं यार तुम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कितना पढ़े हो। 18वां, मेरे को डायमेंशन बताओ चार्ज की। बोलते हैं ना यार, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज की डायमेंशन बताओ। ठीक, ऐसा कोई फॉर्मूला जो कि चार्ज को एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में बताता हो। हाँ भाई, है यार ऐसा फॉर्मूला। क्या? करंट हमारे पास क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अगर एक वायर में 10 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में जा रहा है तो करंट क्या बोलेंगे, 10 एम्पियर। अगर एक वायर में 10 कूलम का चार्ज 2 सेकंड में जा रहा है तो 2 सेकंड में कितना जा रहा है, 10 कूलम। 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 5 कूलम। करंट कितना हो गया, 5 एम्पियर। तो यार हम लोग क्या बोल सकते हैं, करंट क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। यार अगर मैं इसको डायमेंशनली देखूं तो यार करंट की डायमेंशन किसके बराबर होगी, चार्ज की डायमेंशन बाय टाइम के डायमेंशन के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि यार जो मेरी चार्ज की डायमेंशन होगी वो होगी मेरे पास करंट की डायमेंशन
इंटू टाइम की डायमेंशन। करंट क्या है? बेस क्वांटिटी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? A1। टाइम क्या है? बेस क्वांटिटी, इसको क्या लिख सकते हैं? T1। तो यार हमारे पास जो चार्ज है इसके लिए जो डायमेंशन लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी? A1 T1। क्या ये बात समझ में आती है? तो यार अगर मैं चार्ज की क्वांटिटी की बात करूँ या डायमेंशन की बात करूँ तो यार वो हमारे पास क्या आएगा? A1 T1। ठीक है यार, चलो अगला काम करते हैं। तुमको याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में यार अपन ऐसा लिखा करते थे, ओम्स लॉ वगैरह पढ़ा होगा तुमने, कि यार अगर ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर एक बैटरी लगाई है जिसका वोल्टेज V है और करंट I जा रहा है, तो यार ओम्स लॉ बताता था कि V बराबर क्या होता है? IR। इस V को अपन क्या लिखते थे? वोल्टेज। इस I को अपन क्या लिखते थे? करंट। इस R को अपन क्या लिखते थे? रेजिस्टेंस लिखते थे। तो यार करंट की तो अपन ने लिख ली यार। अब मैं चाह रहा हूँ इस वोल्टेज वाली फिजिकल क्वांटिटी का तुम बताओ डायमेंशन, और इस फॉर्मूले की मदद से नहीं आएगा। ठीक है यार, कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें वोल्टेज और बाकी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आती हो। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है तो यार उसकी मदद से हम वोल्टेज की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और भाई ऐसा फॉर्मूला है 10वीं तक में एक। क्या है यार? अगर मैं बोलूँ यहाँ पे वोल्टेज के लिए डायमेंशन बताना है, तो यार मुझे पता है कि यार जो इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेट होती है, कि अगर यह मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है और 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेट होती है हीट के फॉर्म में, और वो जो पावर डिसिपेट होती है उस पावर को क्या लिखते हो? वोल्टेज इंटू करंट लिखते हो कि नहीं लिखते हो? है ना यार? तो यार मतलब वोल्टेज इंटू करंट किसके बराबर है? पावर के बराबर। इसका मतलब हुआ कि पावर की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए? वोल्टेज की डायमेंशन इंटू करंट की डायमेंशन। अब भाई पावर की डायमेंशन पता है, करंट की डायमेंशन पता है, वोल्टेज की डायमेंशन कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है यार? तो अगर मैं वोल्टेज की डायमेंशन की बात करूं तो वो हमारे पास क्या होगा? पावर की डायमेंशन M1 L2 L-3 डिवाइडेड बाय करंट की डायमेंशन A1। इस A1 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो यार वोल्टेज की डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी? M1 L2 T-3 A-1। तो यार अगर कोई तुमसे वोल्टेज की डायमेंशन पूछे तो यार वोल्टेज की डायमेंशन क्या है? M1 L2 T-3 A-1। भाई ये सारी डायमेंशन हमको रटनी नहीं है, ये सारी डायमेंशन हमको याद नहीं करनी है। ये सारी एक्टिविटी जो करवा रहा हूँ, ये जो डेरिवेशन करवा रहा हूँ, तुम्हें अपने आप को इतना मैथमेटिकली साउंड बनाना है कि ये सारी चीज़ें तुम खुद से कैलकुलेट कर पाओ। तुम्हें क्या लगता है मुझे वोल्टेज की डायमेंशन याद है? नहीं यार, वोल्टेज की डायमेंशन में जब चाहे कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है यार? फिज़िक्स में काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं जो पढ़ाऊँगा, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा परसीव करूँगा कि अपने को कम से कम चीज़ें याद रखनी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपन समझ के उन्हें निकाल पाए। है ना यार? वोल्टेज की डायमेंशन तुम्हें नहीं याद रखनी है, इनफैक्ट नहीं याद होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं याद होती है, लेकिन इससे काम नहीं अटकेगा। ठीक है? इनफैक्ट ये सारी डायमेंशन हमें नहीं रखनी है, ये सारी डायमेंशन हमें निकालते आना चाहिए। ये जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ तो यार अपने को सारे फॉर्मूले दिमाग में याद होने चाहिए। ये चीज़ मैं बोलूँगा कि हाँ पावर बराबर VI, ये चीज़ याद होनी चाहिए। लेकिन पावर की जो वोल्टेज की जो डायमेंशन है M1 L2 T-3 A-1, ये नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अगर हमें एक ऐसा फॉर्मूला पता है जिससे मैं गिवन फिजिकल क्वांटिटी को बाकी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में कोरिलेट कर पा रहा हूँ, तो यार हमको क्या होगा यार, उस फॉर्मूले की मदद से अपने उस अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या बात समझ में आती है? ठीक। तो यार वोल्टेज के लिए हमारे पास क्या हो गया? M1 L2 T-3 A-1। चलो यहाँ से यार मैं पहले तो वैसे रेजिस्टेंस की भी तुमसे डायमेंशन कैलकुलेट करवा सकता हूँ,
लेकिन उसके पहले वापस से अपनी एक पुरानी बात पे आके उसको फिर से एक बार वेरीफाई कराना चाहूँगा। मैंने कहा था कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी तरीके किसी भी फॉर्मूले से देख लो उसकी डायमेंशन क्या रहती है, सेम। एनर्जी मेरी काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी एनर्जी है तो उसकी डायमेंशन क्या आनी चाहिए, सेम। अच्छा, जैसे अभी अपन ने बोला कि पावर डिसिपेटेड बाय करंट इन ए रेजिस्टेंस या करंट अक्रॉस वोल्टेज V क्या होता है, V इंटू आई के बराबर होता है। लेकिन पावर किसके बराबर होती है, एनर्जी बाय टाइम के। तो यार हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिसिपेशन होता है वो किसके बराबर होता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम के बराबर होता है। ये बात समझ में आती है। तो यार अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यार एनर्जी किसके बराबर होती है, भाई ये 10वीं में भी पढ़ा होगा, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। यही हमारे पास क्या होती है यार, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस अ रजिस्टर व्हेन अ वोल्टेज V इज अप्लाइड एंड अ करंट I इज पासिंग थ्रू इट फॉर अ टाइम t, है ना यार। भाई ये बेसिक डेफिनेशंस है, 10th तक पढ़ के आए होते हैं। तो यार अगर अपन एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या है, V इंटू आई इंटू टी। तो यार अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डायमेंशन कैलकुलेट करूँ तो वो भी यही आनी चाहिए, m1 L2 t माइनस 2। चलो यही कैलकुलेट करते हैं। वोल्टेज के बाद 23 इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। तो यार इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारे पास VI t के बराबर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी VI t। तो यार अगर मेरे को इसकी डायमेंशन लिखनी है तो यार इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो डायमेंशन होगी वो हमारे पास होगी वोल्टेज की डायमेंशन, करंट की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन। वोल्टेज की डायमेंशन हमारे पास क्या है, m1 L2 t माइनस 3 a माइनस 1। करंट की डायमेंशन क्या है, a1। टाइम की डायमेंशन क्या है, t1। a1 इंटू a माइनस 1 खत्म हो गया, t की पावर माइनस 3 इंटू टी की पावर 1 t की पावर माइनस 2। क्या बन गया यार, m1 L2 t माइनस 2। ये क्या हो गया यार, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डायमेंशन। अब भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डायमेंशन वही आ गई, m1 L2 t माइनस 2। तो यार मैं अपने स्टेटमेंट पे अभी भी हूँ कि जब तक एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो तो वो किसी भी मैनिफेस्टेशन में हो, किसी भी फॉर्मूले से आ रही हो, उसकी डायमेंशन क्या रहेगी, सेम। बात समझ में आती है। तो यार अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है तो यार इसकी डायमेंशन अपन क्या लिख सकते हैं, m1 L2 t माइनस 2। अब यार एक बात और दिमाग में रख लेना, जैसे अगर एग्जाम में कोई बोल दे कि यार कोई बहुत ही खतरनाक सा फॉर्मूला दे दे, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में, कि बोल दे यार ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए जिसमें ये उसकी एनर्जी निकाल के दे रहा है, तो बताओ उस एनर्जी की डायमेंशन क्या है। भाई वो एनर्जी तो एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन कहीं से भी निकालो, क्या रहेगी, m1 L2 t माइनस 2। ठीक है यार। अच्छा एक बात हो, तुम्हें इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि फोर्स, एनर्जी, वर्क, पावर, इनकी जो डायमेंशंस है ये मतलब तुम फटाफट दिमाग में सोच सको कि यार फोर्स है तो क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास क्या है, m1, तो m1 L1 t माइनस 2। एनर्जी के बारे में सोचना है, एनर्जी की डायमेंशन वही जो वर्क की डायमेंशन। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, m1 L1 t माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक और L है, तो यार वर्क क्या बन जाएगा, m1 L2 t माइनस 2। बात समझ में आती है। यही अब हमारे पास दुनिया जहाँ के हर एनर्जी की डायमेंशन हो गई। पावर की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी ओवर टाइम, मतलब कि m1 L2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t, तो क्या हो जाएगी, m1 L2 t माइनस 3। ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, जो बोलना है बोल लो। रेजिस्टेंस, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें बाकी नॉन क्वांटिटीज़ है और उन नॉन क्वांटिटीज़ की मदद से मैं रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकाल सकूं? हाँ भाई है, ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ क्या होता है यार, तो यार वो होता है वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर इज करंट थ्रू रजिस्टर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। तो यार अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डायमेंशन की, तो यार V की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, I इंटू आर के। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि
पोटेंशियल का जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या है, करंट का डायमेंशन A1 और R का डायमेंशन। अब भाई R का डायमेंशन तो नहीं पता, लेकिन मैं वोल्टेज का डायमेंशन ज़रूर कैलकुलेट कर चुका हूँ, जो कि हमारे पास कितना होता है M1 L2 T-3 A-1। अब अगर ये A-1 है तो ये A1 नीचे आएगा जो डिनोमिनेटर में, तो यार रेजिस्टेंस की डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी M1 L2 T-3 A-2। होप करता हूँ यार ये वाली चीज़ तुम कैलकुलेट कर पाए होंगे। तो यार हमारे पास रेजिस्टेंस की अगर डायमेंशन लिखनी है तो यार इसकी डायमेंशन क्या होगी, M1 L2 T-3 A-2। क्या ये बात समझ में आती है? रेजिस्टेंस की डायमेंशन अपन लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास एक सर्किट बना हुआ है, इसमें रेजिस्टेंस है R, बैटरी लगाइए V की, करंट जा रहा है I, तो यार इस रेजिस्टर के ऊपर जो पावर डिसिपेट होती है, तो यार वो डिसिपेटेड पावर को अपन कैसे लिखते हैं, VI भी लिखते हैं। और I किसके बराबर है, तो यार मेरे को पता है V बराबर क्या है, IR। तो अगर मैं V की पावर IR लिख दूँ तो इसको अपन I² R भी लिख सकते हैं, या फिर मैं I को V/R लिख दूँ, I को V/R लिख दूँ तो इसको V²/R भी लिख सकते हैं। तो यार ये जो पावर डिसिपेटेड है इलेक्ट्रिकल, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड बाय टाइम। तो यार हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी डिसिपेटेड कितनी हो जाती है, VIT, या क्या हो जाती है I²RT, या क्या हो जाती है V²/RT। अब यार यहाँ पे तुम एनर्जी की डायमेंशन देखो, M1 L2 T-2 है, तो यार अगर तुम VI और T की डायमेंशन मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही मिलेगा। I की डायमेंशन का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस की डायमेंशन इंटू टाइम की डायमेंशन करोगे तो भी यही मिलेगा। वोल्टेज की डायमेंन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की डायमेंशन इंटू टाइम की डायमेंशन करोगे तो भी यही मिलेगा। तो यार एक चीज़ मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, V²/RT वाला काम कर देते हैं, I²RT वाला काम तुम लोग एक बार अपनी तरफ से खुद से करके देखना कि यही डायमेंशन आएगी। ठीक है, (22) heat energy dissipated in resistance। तो यार वो हमारे पास कितनी होती है, तो यार कायदे से वो वाली एनर्जी होती है V²/R। ठीक है, तो यार इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल का स्क्वायर यानी कि M1 L2 T-3 A-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की यूनिट, तो ये क्या हो जाएगी M1 L2 T-3 A-2। अच्छा, इसके स्क्वायर का मतलब क्या बोल सकते हैं, एक और ऐसा ही मल्टीप्लाई में रहेगा M1 L2 T-3 A-1। अब जो चीज़ें कट रही है काटते जाओ। ठीक है यार, अपने पास M1 से M1 कैंसिल, L2 से L2 कैंसिल, T-3 से T-3 कैंसिल, a की पावर -1, a की पावर -1 तो a की पावर -2, a की पावर -2 से कैंसिल। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, अपन को अगर एनर्जी डिसिपेटेड की बात करनी थी तो यार एनर्जी डिसिपेटेड अपने पास है क्या, तो यार VI बराबर V²/R है, एनर्जी क्या है VIT। तो यार आगे क्या मल्टीप्लाई होगा यार, एक टाइम वाला फैक्टर। यार इसमें और क्या मल्टीप्लाई होगा, T1। अब अगर मैं देखूँ तो बचा क्या, M1 L2 T-3 T1। तो यार T-3 और T1 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे T-2। तो यार अगर मैं देखूँ तो यार मेरे पास V²/RT, इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी M1 L2 T-2। अगेन क्या थी ये, एनर्जी थी, तो डायमेंशन क्या आनी चाहिए थी, यही आनी चाहिए थी। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का। तो यार अगर इसकी बात करें अपन, तो एक लाइन में अपने पास जो इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस है उसकी डायमेंशन अपन लिख सकते हैं M1 L2 T-2।
अब अगर वो एग्जाम में पूछ ले कि यार हमारे पास हीट एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस जो कि 5 वोल्ट के वोल्टेज पे लगा है और 10 ओम का रेजिस्टर है, उसमें जो हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही है उस एनर्जी के डायमेंशन क्या है, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता कितने वोल्ट की बैटरी है, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता क्या रेजिस्टेंस लगा है, उस एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, m1 l2 t-2। बात समझ में आती है। एनर्जी चाहे कहीं से भी ले आओ यही रहेगी m1 l2 t-2। ठीक है यार। ना केवल एनर्जी, अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी फॉर्मूले से डिराइव करने की कोशिश करूं तो डायमेंशन हमें क्या मिलनी चाहिए, सेम। चल अगला काम करते हैं, एक नई फिजिकल क्वांटिटी बताते हैं जिसके बारे में मे बी 11th वाले बच्चे जो अभी अभी आए हैं उन्होंने नहीं सुना होगा। उस क्वांटिटी का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखो यार, ये जो पहला चैप्टर है एक्चुअली ये हमारे पास पूरे फिजिक्स में थ्रू आउट हर जगह अप्लाई हो रहा होता है, इसीलिए इस वक्त पे अपन कुछ ऐसे फॉर्मूलेज को डील करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ को डील करने वाले हैं जिनका प्रायर नॉलेज हमें नहीं है। लेकिन डायमेंशंस का सबसे मेजर फ़ायदा ही ये है कि बिना किसी पर्टिकुलर टॉपिक को जाने अपन उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज का एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है यार, अपन डायमेंशन सीख ही इसी ले रहे हैं कि थ्रू आउट द फिजिक्स हर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर लग रहा होगा। तो यार यहाँ पे मैं कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस करूंगा जो एक्चुअल में क्या है, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उनसे रिलेटेड फॉर्मूलेज कैसे डिराइव हुए, वो अपन उन चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं उनका डायरेक्टली तुम्हें क्या बता दूंगा, फॉर्मूला। तो यार प्लैंक्स कॉन्स्टेंट को अभी ऐसे समझो कि यार प्लैंक कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या होता है, H से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था ना, अपन ने क्या लिखा था, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। वहाँ से अपन ने G को क्या लिख दिया था, एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। तो यार ऐसे ही इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि हमारे पास जो कुछ एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वगैरह पढ़ेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे उस वक्त में बताया जाएगा कि एनर्जी इज प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन अभी हमारे लिए काम की चीज़ क्या है कि यार प्लैंक्स कांस्टेंट किसके बराबर है, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, अब अगर ये एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी है तो यार इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर तुम्हें बोला जाए प्लैंक कांस्टेंट के लिए निकालो तो अपन क्या बोल सकते हैं, एनर्जी की डायमेंशन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है यार, तो यार फ्रीक्वेंसी अपने पास वेव्स वाली फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, वेव्स वाली फ्रीक्वेंसी होती क्या थी, तो फ्रीक्वेंसी होती थी हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम। अब नंबर ऑफ साइकिल क्या है, एक नंबर है। अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ मेरे हाथ में कितने मार्कर है तो तुम बोलोगे 4 मार्कर है, तो यार ये 4 के आगे कोई यूनिट लगेगा क्या, मेरे हाथ में 4 किलो मार्कर है क्या, मेरे हाथ में 4 मीटर मार्कर है, नहीं यार, मेरे हाथ में टोटल नंबर ऑफ मार्कर क्या है, 4। नंबर ऑफ मार्कर जो है इसकी डायमेंशन क्या है, 0। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मार्कर से एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो अगर मैं नंबर ऑफ साइकिल्स बाय टाइम की बात करूँ तो नंबर ऑफ साइकिल क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो यार फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होनी चाहिए वो हमारे पास क्या हो जानी चाहिए, t-1। तो यार अगर मेरे को प्लैंक कांस्टेंट निकालना है कि यार प्लैंक कांस्टेंट के लिए हमारे पास डायमेंशन क्या होगी, तो यार प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास किसके बराबर है, h इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। तो यार इसकी जो डायमेंशन होगी वो एनर्जी की डायमेंशन बाय फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होगी। तो यार एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी यार, m1 l2 t-2। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होगी यार, t-1। तो यार हमारे पास जो प्लैंक कांस्टेंट है इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, m1 l2 t-1। तुम्हें प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन याद नहीं रखना है, तुम्हें प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला याद रखना है। प्लैंक कांस्टेंट क्या है, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की डायमेंशन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं भाई, वो हमारे वर्क वाली हो जाएगी, हाफ mv² वाली हो जाएगी, mgh वाली हो जाएगी, जैसे मर्जी मन करें। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, तो टाइम इनवर्स तो t-1। एनर्जी की डायमेंशन को फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन से डिवाइड किया, क्या मिल गया, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन। बात क्लियर होती है। तो यार अगर प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन पूछी जाए
तो अब प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या है, m1 L2 t माइनस 1। क्या ये बात समझ में आती है? तो यार ये हो गया हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर यार स्टार लगा लेना। प्लैंक कांस्टेंट अभी जो मैं सवाल कुछ कराऊंगा उनमें बार बार आ सकता है। प्लैंक कांस्टेंट तुम्हें याद रखना है। प्लैंक कांस्टेंट क्या है? एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो कुछ और डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारी नहीं करेंगे, अब थोड़ी सी ही करेंगे जो जो काम की है। चलो इसके डायमेंशन निकालो। साइन थीटा क्या आएगी इसके डायमेंशन? कोई फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो इससे लग के जो साइड होती है वो कहलाती है बेस, इसके जो ऑपोजिट साइड होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर। ये वाली चीज़ को बोलते हैं हाइपोटेनियस, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक, अब अगर इसमें मैं साइन थीटा की बात करूं तो यार साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है? तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब अगर मेरे को इसकी डायमेंशन निकालनी है तो यार साइन थीटा की डायमेंशन क्या होगी? परपेंडिकुलर की डायमेंशन ओवर हाइपोटेनियस की डायमेंशन। परपेंडिकुलर अपने आप में क्या है? लेंथ। लेंथ की डायमेंशन क्या है? L1। हाइपोटेनियस अपने आप में क्या है? लेंथ ही तो है। लेंथ की डायमेंशन क्या है? L1। L1 से L1 का हिसाब हो गया, क्या बन गया ये? M में भी 0, L में भी 0, T में भी 0। तो यार ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिट ही नहीं है। भाई अगर कोई चीज़ यूनिट लेस है इसका मतलब है कि उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है उनको अपन क्या कहते हैं? डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़। ये बात समझ में आती है? तो यार ऐसे अगर कॉस थीटा की बात करूँ तो बेस भी क्या है? लेंथ है। हाइपोटेनियस भी क्या है? लेंथ है। बेस बाय हाइपोटेनियस, लेंथ बाय लेंथ, ये भी क्या बनेगा? डायमेंशनलेस। टेन थीटा की बात करूँ परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर भी क्या है? लेंथ है। बेस भी क्या है? लेंथ है। लेंथ बाय लेंथ कट गया, हिसाब हो गया 0। तो हमारे पास इसकी टेन थीटा की डायमेंशन भी क्या है? M0 L0 T0। ये बात क्लियर होती है? तो यार हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे ही हमारे पास क्या होते हैं यार? डायमेंशनलेस। क्यों? कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, उसमें भी लेंथ की डायमेंशन कट जाएगी। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, उसमें भी हमारी डायमेंशन कट जाएगी। सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस बाय बेस, उसमें भी लेंथ की डायमेंशन कट जाएगी। तो यार हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। अगर तुम लोग नोट्स बना रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन में लिख रहा हूँ उसको तुम लिख रहे होंगे। इनफैक्ट एक अच्छा तरीका लिखने का ये भी हो सकता है कि तुम एक जगह पे जैसे मैंने ये फॉर्मूले लिखे थे वो लिखते चलो और एक जगह डेरिवेशन करते चलो। चलो यहाँ पे मैं एक लाइन में निपटा रहा हूँ कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होते हैं ये हमारे पास? M0 L0 T0। ये वाली क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं यार? डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़। क्या ये बात समझ में आती है? अब यार ऐसे ही अच्छा, लॉग वगैरह, एक्सपोनेंशियल वगैरह अगर अभी किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, बेसिक मैथ्स वाले जब अपनी चैप्टर्स पे आएंगे तो यार उस वक्त मैं वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतनी सी बात ध्यान रख लो, जो मैं जस्ट 2-3 लेक्चर के बाद जो अगला चैप्टर है उसमें पढ़ाने वाला हूँ कि एंगल हमारे पास क्या होता है? एंगल हमारे पास होता है डायमेंशनलेस। कैसा होता है यार एंगल हमारे पास? डायमेंशनलेस। ठीक है, एंगल को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताऊंगा और उस फॉर्मूले से हम देखेंगे
कि यार एंगल की जो डायमेंशन आती है वो भी हमारे पास क्या आती है, m0 l0 t0। बेसिकली एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास आर्क लेंथ बाय रेडियस। जैसे अभी अपने को यार इसका फॉर्मूला जो था वो मैंने बस बता दिया, तुमने उसके हिसाब से डायमेंशन निकाल दी। ऐसे ही थीटा का ये फॉर्मूला कैसे आया मैं बताऊंगा, लेकिन या इनफेक्ट ये इसकी डेफिनेशन ही है। लेकिन अगर अभी मैं देखूँ तो यार आर्क लेंथ भी क्या है, एक लेंथ है, रेडियस भी क्या होती है सर्कल की, एक लेंथ ही होती है। लेंथ बाय लेंथ क्या हो गया, डायमेंशनलेस। तो थीटा क्या बन गया मेरे पास, डायमेंशनलेस। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी डायमेंशनलेस है, एंगल्स भी डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। क्या अंतर है यार, मैंने थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट बोला था, अगर कोई बंदा यूनिटलेस होगा तो वो डायमेंशनलेस होगा। तो यार ये स्टेटमेंट अभी भी ट्रू है, अगर कोई बंदा यूनिटलेस है तो वो बंदा डायमेंशनलेस होगा। क्यों, क्योंकि अगर उसकी सारी यूनिट कट गई है तो उसकी मास लेंथ टाइम सारी यूनिट कट गई है तो वो सब में डायमेंशन क्या रखता है, 0। लेकिन यार एक बात बताओ, अपने बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा ऐसा यूनिट ने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स दी थी, रेडियन और स्टेरेडियन, है ना। तो यार रेडियन हमारे पास क्या है, थीटा की यूनिट है। थीटा भले ही डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिटलेस नहीं है, इसके लिए यूनिट डिफाइन करी गई है, रेडियन। ये बात समझ में आती है। तो अगर कोई बंदा यूनिटलेस है तो डेफिनेटली डायमेंशनलेस है, लेकिन अगर कोई बंदा डायमेंशनलेस है तो ज़रूरी नहीं कि वो यूनिटलेस हो। ठीक है यार। तो यार एक बड़ा अंतर ध्यान रखना कि ये जो एंगल है ये हमारे पास हैव यूनिट, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये हमारे पास क्या है, यूनिटलेस। क्या ये बात समझ में आती है। तो यार जो डायमेंशन आज मैं कैलकुलेट करवा रहा हूँ, तो यार अभी बस ये 25 मेजर डायमेंशन है जो मैंने कैलकुलेट कराई है। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो दिया है तुमको डायमेंशंस कैलकुलेट करने का आइडिया दिया है। ठीक है, अपने जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर्स या जब भी अपन नई नई चीज़ें या नए नए लॉस पढ़ेंगे, वहाँ पे जो भी नई नई फिजिकल क्वांटिटीज एनकाउंटर करेंगे वहाँ पे मैं तुम्हें उनकी डायमेंशंस कैलकुलेट करवाता चलूँगा। ठीक है यार। चलो एक स्टेटमेंट लिख लेना कहीं पे भी स्टार मार्क करके। कई बार ट्रू फॉल्स वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह इसमें खेल जाते हैं। ठीक है यार, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस में। तो यार स्टेटमेंट लिखना एक कि अ यूनिटलेस क्वांटिटी इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, बट अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी मस्ट नॉट बी, या ऐसे लिख लो कि a unitless physical quantity can be a dimensionless quantity, but a dimensionless quantity is not necessarily unitless। ठीक है यार, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, a unitless quantity is dimensionless but a dimensionless quantity is not necessarily यूनिटलेस। ठीक है यार। चलो तो यार आज का जो ये लेक्चर है इसमें मैंने तुम्हें डायमेंशंस कैलकुलेट करना सिखाई है। आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है यार, अपना एक पार्ट बचता है डायमेंशनल एनालिसिस का, जिसके ऊपर मैं करीब करीब 1 या 1.5 या 2 लेक्चर लूँगा। ठीक है, जिसमें डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड जो भी इसके फ़ायदे हैं वो समझाऊंगा। आज का लेक्चर मैंने डेडिकेटेडली केवल डायमेंशन कैलकुलेट करना सिखाया है। ठीक है, इस चीज़ को यार एक बार अपना रिवाइज करते चलेंगे ताकि अपने जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर्स है उसमें प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।